बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉकर 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ है, जिसमें हुकूमत ने यह फैसला किया है कि नवाज शरीफ की वापसी के लिए इक़दाम तेज़ किए जाएँ और उस ज़िमन में FIA और वज़ारत ख़ारजा को टास्क सौंप दिया गया है और एक खसूसी कमेटी भी तश्कील दी गई। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि आज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM का पहला इजलास हुआ है, जो कि नून लीग की मेज़बानी में हुआ है और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातें भी शामिल थीं। स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है और 11 अक्टूबर को क्वेटा में आइंदा के इजलास का भी ऐलान किया गया है। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार के हवाले से, और उसमें जो अफगान पीस काउंसिल के हेड हैं डॉक्टर अब्दुल्ला वो पाकिस्तान में मौजूद थे और उन्होंने गुफ्तगू की है, चेयरमैन सेनेट ने गुफ्तगू की है और पाकिस्तान के किरदार को सराहा गया है। सज्जाद तरीन साहब, सबसे पहले तो ये बात कि आज जो वफाकी काबीना का इजलास हुआ, वफाकी काबीना के इजलास में मेरा सवाल ये है कि आमतौर पर एजेंडे में ये होता है कि इस वक्त महंगाई का मामला है, पेट्रोलियम मसनूआत का एक मामला जो है वो पेश नज़र है और बहुत से अवामी इशूज़ हैं, लेकिन जो इस वक्त ख़बर वहाँ से निकल के सामने आ रही है और जो मेन बात की जा रही है वो ये है कि हुकूमत ने ये फिर से टास्क सौंपा है कि नवाज शरीफ को कैसे वापस लाया जाए, उसके लिए इक़दाम कैसे तेज़ किए जाएँ। आज उसके लिए खुसूसी तौर पर गौर व खौज़ किया जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं, ये एजेंडा जो है ये मुल्की मफाद के लिए बेहतर है? देखें नकी साहब, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि गुज़िश्ता 2-2.5 साल के दौरान इस हुकूमत ने जितने नॉन इश्यूज़ पैदा किए हैं ना, माजी में किसी हुकूमत ने नहीं पैदा किए। ये सिर्फ नॉन इश्यूज़ हैं और ताकि अवाम की तवज्जो असल इश्यूज़ की तरफ ना जाए। ये हुक्मरान तबक़ात, चाहे कोई जमात हो, हुक्मरान तबक़ात जो हैं ये एक तबका है हुक्मरानों का, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हुक्मरान हो, चाहे नून लीग के हुक्मरान हो, चाहे वो PTI के हुक्मरान हो, चाहे वो आमरीत वाले फ़ौजी जर्नैल हों। ये एक तबका है जी जो सिर्फ हुक्मरानी करना जानता है। इनको अवाम की दुख दर्द और गम से कोई किसी किस्म का गर्ज नहीं है। आज आप देख लें महंगाई कहाँ चली गई है, दवाइयों की कीमतों में इजाफा हो गया है, बिजली की कीमतों में इजाफा हो गया है, गैस की कीमतों में इजाफा हो गया है, गरीब आदमी मुश्किलात का शिकार है, बेरोज़गारी जो है वो आसमानों को छू रही है। इन तमाम इश्यूज़ पर कोई बात नहीं की गई। नवाज शरीफ को लाने की जो बात की गई है, आप मुझे ये बताएं नवाज शरीफ को कैसे लाया जा सकता है? क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से पहले वहाँ जो लोग हैं हुकूमत उनको लाने में कामयाब हुई है? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तो एक तकरीर थी ना, उनसे पहले जो लोगों ने बात की और जिसमें कौमी सलामती के इदारों पर उन्होंने तनकीद गई का वो उनको लाया जा सका। उससे पहले बलोच लीडर बहुत बैठे हुए हैं। इस पर आप किसी ने एक अलहदा प्रोग्राम रखें, हम इस प्रोग्राम पर पूरी तफसील से बात करेंगे कि कौन कौन से लीडर जो हैं वो बलोच वहाँ बैठे हुए हैं अपना लंदन में और दूसरे यूरोप के ममालिक में। क्या बुगटी साहब के पोते को ला सके हैं? ये आज तक वो वहाँ बैठे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं? इसी तरह और बेशुमार लोग हैं, इसाकदार हैं। तो मैं आपको अर्ज करूँ कि ये सिर्फ एक नॉन इश्यूज है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, ये मीडिया में एक वार हो जाएगी, वो जवाब देंगे फिर वो जवाब देंगे, ताकि अवाम के जो असल इश्यूज़ हैं, अवाम के जो असल मामलात हैं, अवाम जो असल मुश्किलात का शिकार है उसकी तरफ किसी की तवज्जो ना जाए और लोग इस तरफ चलते रहें। ये सिर्फ इसीलिए मैं नहीं समझता कि हुकूमत जो है मियाँ नवाज शरीफ को यहाँ ला सकती है। अगर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खुद नहीं आते तो हुकूमत बिल्कुल नहीं ला सकती, ना उनको, ना इसाकदार को, ना किसी और लीडर। तो फिर ये जो गौर खौज किया गया, जाहिर है हुकूमती सतह पे वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह पे ये गौर खौज किया जा रहा है और बड़ी कोशिश की जा रही है और उस कोशिश में ये बताया गया है कि तो FIA अपना किरदार सर अंजाम देगी, वज़ारत ख़ारजा कोशिशें करेगी, लेकिन इसके साथ ख़त भी दोबारा लिखा जाएगा। आपके इल्म में होगा इससे पहले भी बरतानवी हुकूमत को ख़त लिखे जा चुके हैं कि जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं उनको पाकिस्तान के हवाले किया जाए। जैसे अभी आपने कहा उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, एक और ख़त लिखने की बात की जा रही है। आप क्या समझते हैं, क्योंकि पहले से पाकिस्तान और हुकूमत बरतानिया के दरमियान कोई मुआहदा मौजूद नहीं है, इस मुआहदे की अदम मौजूदगी में क्या खसूसी तौर पर इस ज़िमन में कोई कामयाबी के आसार होंगे? तो ये किया जा रहा है। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि बिल्कुल कोई कामयाबी नहीं हो सकती, ना वो उनको ज़बरदस्ती लाया जा सकता है, ना वो ज़बरदस्ती यहाँ आएंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है, सिर्फ यहाँ आम मीडिया में एक तूफ़ान मचाया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस उधर मुस्लिम लीग नून की तरफ से होगी, उसके जवाब में 6 मिनिस्टर बैठकर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से करते रहेंगे और शेख रशीद साहब शायद उस कमेटी के को बहुत बड़े जो है ना हरावल दस्ता हों, सबसे आगे हों। अगर शेख रशीद साहब से ये पूछा जाए कि 2.5 साल की आपकी रेलवे की क्या कारकर्दगी है और कितने हादसा हुए हैं, उन पर वो शायद जवाब ना दे सकें। ये तमाम पूरी हुकूमत और पूरे मिनिस्टर जो हैं इनका एक प्रॉब्लम है। इन्हें ये कहा जाए कि गुर्बत है, वो कहते हैं पिछले चोर डाकू कर गए हैं जी, महंगाई है, पिछले चोर डाकू कर गए। भाई उनको तो गए हुए 2-2.5 साल हो गए
गए हैं। इन 2-2.5 सालों में आपने क्या पॉलिसी तब्दील की है? जुल्फ़िकार अली भुट्टो के आप पहले इब्तदाई 40 दिन देखें, मुल्क की बुनियादी पॉलिसी उन्होंने तब्दील करके रख दी। इनके पास कोई होमवर्क नहीं है, इनके पास कोई टीम नहीं है। 22 साल की खान साहब कहते हैं हमने स्ट्रगल किया। आप मुझे बताएं 22 साल में 5 आदमी नहीं ये तैयार कर सके। वजीर खजाना कहाँ से लेके हैं? सारे एडवाइजर गवर्नमेंट चला रहे हैं। जो मुंतखब लोग हैं इनके सिवाय शाह महमूद कुरैशी और एक आधे के, सारे बाहर बैठे हुए हैं। अब बल्कि बजट इजलास के दौरान तो फैसलाबाद से जो इनके मेंबर हैं राजा रियाज साहब, उन्होंने असेंबली में कहा कि माजी में जो करप्शन थी उससे ज्यादा करप्शन के रेट बढ़ गए। ये वो चीजें हैं, ये वो इशू हैं जिनको एड्रेस करने की जरूरत है, लेकिन बदकिस्मती से इस तरफ कोई तवज्जो नहीं, उस पर कोई फैसले सामने नहीं गरीबों का। अब ये जो देखें सियासी तौर पर जो माहौल गर्म है, अब ये भी तो रहा है ना कि हुकूमतें जब उनके खिलाफ कोई सियासी महाज सरगर्म होता है तो फिर वो भी अपने इक़दाम करती हैं। मियाँ साहब की तकरीर को लेकर आपने भी तनकीद की, ओवरऑल पूरी दुनिया ने बिलखुसूस इंडिया ने उसका बड़ा फ़ायदा उठाया, उस पर यकीनी तौर पर बात हुई है। तो कुछ इक़दाम करना हुकूमत की जिम्मेदारी में तो आता है कि वो उसके बाद क्या किरदार सर अंजाम दे सकती है। कम से कम चूंकि वो बरतानवी हुकूमत है, अब उस पर इस तरह से तो जोर नहीं डाला जा सकता कि अहकामात दें। ख़त लिखे जा सकते हैं, वजारत खारजा की जानिब से सफारती कोशिशें तेज़ की जा सकती हैं। ये इकदाम है ना जो करना होगा मेरा ख्याल। देखें एतजाज़ नकी साहब, ये सिर्फ आईवाश है, लोगों की तवज्जो हटाने के लिए। क्या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को बरतानिया हुकूमत ने कहा था वहाँ भेज दिया जाए? आप मुझे ये बताएं, क्या बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा था कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को भेज दिया जाए? हमारी कोर्ट्स, हमारी आला अदालतों ने यह कहा कि वहाँ तो प्राइम मिनिस्टर की इजाज़त से गए हैं। ECL से नाम तो इस हुकूमत ने खुद निकाला है, सारे मामला तो इस हुकूमत ने किए हैं कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो अपना इलाज कराने गए। अब ये कैसे कह रहे हैं कि जी वो वापस आ जाएंगे? वो जब अपना इलाज कराएंगे, जब वो ठीक हो जाएंगे और जब डॉक्टर उनको वापसी का कहेंगे कि आप सफ़र कर सकते हैं तो वो आएंगे। उसके जी वो फिर आएंगे ना जब अगर चाहेंगे तो। जो टाइम कोर्ट ने दिया था वो तो खत्म हो गया ना, 6-8 हफ्तों का जो टाइम था वो तो खत्म हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा जी थोड़ी सी और एक्सटेंशन दी जाए, वो एक्सटेंशन भी सामने नहीं आई। तो वो तो जो कोर्ट का फैसला है उसके तहत तो वो टाइम बार था। देखिए उनका जो मौक़िफ़ है ना, जो मुस्लिम लीग नून वालों का मौक़िफ़ है, उनका मौक़िफ़ ये है कि डॉक्टर्स जो हैं वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को सफ़र की इजाज़त नहीं दे रहे। वो ये कह रहे हैं कि आपने सफ़र नहीं करना, आपकी सेहत ठीक नहीं है। और क्योंकि वहाँ कोरोना पूरी दुनिया में फैला हुआ था, वहाँ के अस्पताल में भी कोरोना था, कोरोना की वजह से मियाँ साहब हॉस्पिटल नहीं जा सके। अब कोरोना जैसे जैसे कम होगा वो अपना बाकायदा इलाज कराएंगे। जब उनका इलाज होगा और डॉक्टर उनको ये इजाज़त देंगे कि आप सफ़र कर सकते हैं, तो फिर वो देखेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान आना है कि नहीं आना। चले इसके साथ साथ एक और भी, जब हम सियासी महाज की बात कर रहे हैं तो PDM का जो इजलास हुआ है उसमें जो गुफ्तगू हुई है और जो आइंदा कलाया अमल, उसको भी डिस्कस करते हैं। लेकिन नाज़रीन जहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने जो आज इजलास किया, उनका पहला इजलास था, उस हवाले से सजाद तरीन साहब, PDM का ये इजलास नून लीग की मेज़बानी में हुआ है, पहला इजलास है और उसके आपको पता है मिनट्स भी आपके इल्म में हैं। 11 अक्टूबर को ये जलसा करने जा रहे हैं और इन्होंने एक स्टीयरिंग कमेटी भी बना दी है जिसमें मुख्तलिफ जमातें जो हैं वो हेड के तौर पर आती रहेंगी बारी बारी। तो पहली मरतबा जो है वो एहसन इकबाल साहब को बनाया गया है। तो अब इधर से अपोजिशन के महाज पर आप क्या सरगर्मी देख रहे हैं? बिलखसूस ये लग रहा था मियाँ शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद शायद सूरत हाल मुख्तलिफ हो। नहीं, मैं समझता हूँ कि अपोजिशन के पास अब इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं रहा कि अपोजिशन मुतहिद हो जाए और मुतहिद होकर इस हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करे, तहरीक चलाए। और मैं समझता हूँ कि अपोजिशन की जानिब से ये एक मतलब एक मैं आपको एक बड़ी वो बता रहा हूँ कि अपोजिशन की जानिब से जो मुस्लिम लीग नून थी और मुस्लिम लीग नून के जो कायद थे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उन्होंने आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में जो तकरीर की थी, उस तकरीर का मतलब ये था कि उन्होंने पाकिस्तान में मज़ाहमत की सियासत करने का और मज़ाहमती सियासत का आगाज़ कर दिया है। ठीक है, मियाँ नवाज शरीफ की तकरीर जो है वो बुनियाद है पाकिस्तान की मज़ाहमती सियासत की। इस पे आपसे मैं बिल्कुल मजीद गुफ्तगू भी करते हैं। हमें ज्वाइन किया है हाजी नवाज रज़ा साहब, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर कॉलम निगार हैं, बहुत शुक्रिया आज सब वक्त देने का। फिर आपसे हम ये जानना चाहेंगे, PDM का अभी आज इजलास हुआ, गुज़िश्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपके सामने है, इस वक्त अपोजिशन भी एक महाज पर चल निकली है, क्या सियासी माहौल दिखाई दे रहा है आपको आने वाले दिनों में? देखें जी, जब से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई है और उसके बाद PDM बनाया गया है और उसमें मियाँ नवाज शरीफ ने जो तकरीर की है, उसके बाद तो यकीनन सियासी माहौल गर्म हो गया है और हुकूमती वज़रा की जानब से भी मियाँ नवाज शरीफ के बयान पर तनकीदी
जायजा लेना शुरू कर दिया, उन्होंने बयान दे रहे हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अब हतमी फैसला कर लिया है कि वो एक सियासी जमात के तौर पर काम नहीं करेगी, बल्कि एक निजामती तहरीक के तौर पर अपने लीडर को पाकिस्तान वापस लाने के लिए कोशिश करेगी। अब उनका तमाम तर मुद्दा ये नहीं होगा कि वो इंतखाबी सियासत करेगी, बल्कि उनका तमाम तर अब जोर इस बात पर होगा कि मुल्क में एक ऐसी तहरीक चले जिसके नतीजे में मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आए। मियां नवाज शरीफ लंदन में बैठकर मौजूदा हुकूमत के लिए बेपनाह मसाइल पैदा करेंगे। वो अब खामोश नहीं बैठे रहेंगे, वहां बैठकर वो हदायत जारी करेंगे और अपनी तकारीर भी करेंगे, जिससे पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन है, मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है, उसके हौसले बढ़ गए हैं। पहले वो ये समझते थे कि हम मसलतों का शिकार है, तकरीबन कमर बेश सारी पार्टी मसलतों का शिकार थी। कभी वो आईनी तरमीम होती है उस पर कम्प्रोमाइज कर लेते थे, कभी FTF पर हुकूमत के साथ तो बातचीत करते थे, लेकिन हुकूमत उनसे फवायद हासिल करने के बावजूद उन्हें लान तान भी करती थी, उन्हें रगेती भी आती थी। FTF के बेशतर बिलों पर अपोजिशन जमातों ने तामन किया और वो मंजूर हो गए, लेकिन आखिरी एक ऐसा बिल था जो जिसे सारी दुनिया ये कहती है कि ये काला कानून है। अगर ये इसके मंजूरी में उन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन नहीं दी, लेकिन स्पीकर के अमल से अपोजिशन की जो अक्सरियत थी उसको अकलियत में तब्दील किया गया। हाजी साहब ये बताएं, हाजी साहब सज्जाद तरीन बोल रहा हूं, ये बताएं कि कल जो मुस्लिम लीग नून का एक अहम इजलास होने जा रहा है, क्या मरियम नवाज शरीफ साहबा को पार्टी में कोई अहम जिम्मेदारी भी दी जा सकती है? देखिए, अनअनाउंस जिम्मेदारी होगी, कोई जिम्मेदारी तय करने की कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक पार्लिमानी एडवाइजरी बोर्ड बना रखा है, जिसमें 7-8 सीनियर लीडर हैं, वो मिलकर फैसला करेंगे। असल क़यादत मियां नवाज शरीफ के पास ही रहेगी, लेकिन जब मरियम नवाज बाहर निकलेंगी, सियासी जल्सों में जाएंगी, तो जाहिर है उनकी गिरफ्त मजबूत होगी। अमलन ये होगा कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त हार्ड लाइनर्स की गोद में चली गई है। मुस्लिम लीग नून जो है उसके हार्ड लाइनर्स का कंट्रोल बढ़ गया है। हुकूमत ने एक मुफावत करने वाले लीडर को जेल भेजकर दरअसल अब हार्ड लाइनर्स के साथ आमना सामना हो गया। मैं ये समझता हूँ कि दिन ब दिन मरियम नवाज पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत पर छाती छाई जाई रहेंगी और उन्हें कोई भी ये पीछे नहीं हटा सकेगा। आप लोगों की नजर में नवाज शरीफ की शक्ल में मरियम नवाज सामने तक। तो क्या हाजी साहब ये बताएं कि क्या मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के साथ ही उनका जो एक मफामत वाला बयानिया था वो दफन हो गया, वो खत्म हो गया? अब नहीं, उन्होंने तो वाजे कर दिया था 2 दिन पहले कि मैं मियां नवाज शरीफ के साथ खड़ा हूं। यानी वो जो सीन और शीन की रट लगा रहे थे, उनको उन्होंने जवाब दिया था कि शीन और नून नहीं होगा, बल्कि नून ही रहेगी। मियां नवाज शरीफ की सियासत के साथ मियां शहबाज शरीफ अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, सफल वाली बात ही नहीं है। फिर आखिर मियां शहबाज शरीफ ने भी ये जो जेल चले गए हैं, ये हार्ड लाइनर के तौर पर गए। अगर वो कॉम्प्रोमाइज करते तो आज जेल न जाते। इसलिए ये बात अब क्लियर हो गई है कि मियां नवाज शरीफ की जो सियासत है, पूरी पार्टी उसके साथ खड़ी होगी और बिल अगर आप देखेंगे कि पाकिस्तान की सबसे ज्यादा पॉपुलर जमात जो उभर कर निकलेगी वो मियां नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून होगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून होगी। बहुत शुक्रिया जी नवाज रज़ा साहब, आपने कीमती वक्त दी और हमसे गुफ्तगू की है। अब इसी पर सज्जाद तरीन साहब, ये तो एक तजिया सामने आया है कि हार्ड लाइनर से आमना सामना हुआ, हुकूमत का ज़ाहिर है वो हमने गुज़िश्ता रोज़ भी बात की कि अग्रेसिव जो बिहेवियर है वो नज़र आ रहा है, अग्रेसिव सियासत करने मरियम नवाज़ पहले भी इसके हक़ में थी, बयानिया वाला मामला भी हो गया। आपको क्या लग रहा है, हुकूमत कोशिश कर रही है मियाँ साहब को वापस लाने की, मरियम नवाज़ साहबा कौम को खुशखबरी दे चुके हैं कि मियाँ साहब वापस आएंगे, तो इस सूरत हाल में आपको क्या लग रहा है, मियाँ साहब खुद वापस आने वाले हैं? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, ये डिपेंड करता है हालात पर। अगर तो हालात ऐसे होते हैं कि पॉलिटिकल तारीख बहुत ज़ोरों पे चल जाती है और हुकूमत जो है वो बड़े मसाइल का शिकार हो जाती है या हुकूमत को बेबस कर देती है अपोजिशन, फिर तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ज़रूर लैंड करेंगे। और अगर ऐसी सूरत हाल नहीं बनती, फिर मेरे ख्याल में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वहीं लंदन में बैठ के पार्टी की क़यादत करेंगे, पार्टी की रहनुमाई करेंगे और यहाँ पाकिस्तान में मरियम नवाज़ और उनके जो बाकी हार्ड लाइनर हैं
वो इस पर बात करेंगे। मियाँ शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद ये ज़रूर हुआ है कि हुकूमत ने ख़ुद जो है मुस्लिम लीग नून को दीवार के उस तरफ कर दिया है जहाँ उनके हार्ड लाइनर जो चाह रहे थे, जो ये चाह रहे थे कि किसी किस्म की मफाहमत ना की जाए, वो चाह रहे थे कि किसी किस्म की हुकूमत से बातचीत ना की जाए। लेकिन कुछ दूसरा बयानिया जो था मियाँ शहबाज शरीफ वाला वो ये था कि नहीं, मफाहमत की जाए, हुकूमत को चलने दिया जाए, कोई मसाइल ना पैदा किए जाएँ और आगे मिल के आगे निकला जाए। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने तो असम्बली में भी कहा था कि मिसाक मईशत कर ली जाए, जैसे मिसाक जमहूरियत किया हुआ है कि मुल्क की मईशत को बेहतर बनाया जाए। लेकिन हुकूमत की जानिब से ऐसा कोई उनकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाया गया, बल्कि हुकूमत ने उनको दीवार के साथ लगा दिया, और न सिर्फ दीवार से लगा दिया बल्कि मुस्लिम लीग नून में जो हार्ड लाइनर थे जो कहते थे कि किसी किस्म की बात ना की जाए और मज़ाहमत की जाए और मज़ाहमत की सियासत की जाए, वो उनका बयानिया जो अब हावी हो गया है। यानी ये हुआ कि हुकूमत ने उनकी मफाहमत को कबूल नहीं किया, NRO का नाम देकर बार बार कहते रहे ना, हुकूमती अराकीन ये कहते रहे कि NRO नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। तो दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता है कि जो मफाहमत की पेशकश की जा रही थी अपोजिशन की जानिब से और बिलखसूस नून की जानिब से, उसे हुकूमत ने ही रद्द किया है और उसके नतीजे में फिर ये सामने मैं अर्ज़ करूँ कि मफाहमत की सियासत मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो उनका बयानिया ये था कि मफाहमत के साथ चला जाए और जो मुल्की मसाइल हैं उनको हल किया जाए। PTI इक़्तिदार में आ गई है, ठीक है, ये अपना टाइम पूरा करे, लेकिन PTI की जानिब से जो इक़दाम किए गए और जिस किस्म की सूरत हाल क्रिएट कर दी गई यहाँ, उसके बाद मेरा ख्याल है कि वो उनका बयानिया जो है वो कमज़ोर पड़ गया और मियाँ शहबाज शरीफ को भी बिला आखिर वही बात तस्लीम करनी पड़ गई जो मियाँ नवाज शरीफ कह रहे थे। और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने फिर आल पार्टीज़ में जो बातें कही हैं, उसके बाद तो फिर मुस्लिम लीग नून ने के वो सारे अब लोग जो हैं वो मज़ाहमत की तरफ जा रहे हैं और वो कहते हैं कि मज़ाहमती सियासत शुरू की जाए। ठीक है, अब ये जो मज़ाहमती सियासत का आगाज़ होने जा रहा है, नून लीग भी उसी सतह पे आ गया, उसका बयानिया भी उसी नौयत पे सामने आ गया जिस स्टेटस पर पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत रही है, जिस नफ्सियात पर वो रही है। लेकिन उसके हवाले से अब ये जो जमातें इकट्ठी हुई हैं, 11 अक्टूबर को जलसा होने जा रहा है, वो क्या रंग लाएगा, इस पर थोड़ी बात करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। मौजूदा सियासी सूरत हाल, अपोजिशन मास की हम बात कर रहे हैं। सजाद तरीन साहब, ब्रेक से पहले ये सवाल मैंने आपके सामने रखा था कि 11 अक्टूबर को अपोजिशन की जानिब से ये जो अनाउंस किया गया जलसा, और उसके बाद जाहिर है बाकायदा उन्होंने कहा है कि ये इजलास का तसलसल जारी रहेगा। क्या समझते हैं, ये मोमेंटम बन पाएगा इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत के अगेंस्ट? मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने खुद ऐसे माहौल अपोजिशन को फराहम कर दिया है कि अब जिनके पास उनके पास मौका है और हालात ऐसे हैं कि अपोजिशन अब उन हालात को कैश कराएगी। अपोजिशन बिल्कुल एहतजाज भी करेगी और इस पर जलसे जुलूस भी करेगी, धरने भी करेगी, जो जो बातें उन्होंने कही हैं। और ये बात भी कोई खारिजुल इम्कान नहीं है कि एक वक्त ऐसा आ जाए, मुल्क में माहौल ऐसा बन जाए कि अपोजिशन सारी रिज़ाइन कर जाए। और मैं आपको अर्ज़ करूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी ये कहते हैं और उनके वज़रा ख़ास तौर पर शेख रशीद साहब, उनके इत्तेहादी भी कहते हैं कि जी ये क्या नाम है, इलेक्शन करा लें, हम रिज़ाइन करा लें, हम दोबारा इलेक्शन करा लेंगे। ये इतना आसान नहीं होता इतनी सीटों पर दोबारा इलेक्शन कराना। और अगर आप दोबारा इलेक्शन भी कराएंगे तो क्या ये लोग कोई हाथों पे हाथ रख के तो नहीं बैठे रहेंगे ना। इनके पास तो अब करने के लिए कोई काम नहीं रहा, इनके पास तो यही रहा है, आधे जेल में पड़े होंगे, आधे जो बाहर होंगे वो मज़ाहमती तारीख चला रहे होंगे। अब ये मज़ाहमती तारीख तो चलेगी, चले वो ज़ाहिर है उसकी सूरत हाल आगे बढ़ेगी। एजेंडे की थोड़ी बात कर लेते हैं। अभी आपने जिक्र किया, ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि मौजूदा अपोजिशन के एजेंडे में नून लीग का एजेंडा मियाँ साहब की वापसी और उसके बाद ऐसा माहौल बनाना है कि वापसी के लिए डिमांड आए और केसेस ख़त्म हो। पीपल्स पार्टी का भी कुछ यही है, क्योंकि जैसे अभी आपने कहा खोने के लिए कुछ नहीं रहा तो जाहिर है वो कुछ पाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन उसमें जो आम आदमी के मसाइल हैं, शायद खाकान अब्बासी साहब ने ज़रूर एक बात की है कि आवाम के लिए मुश्किल है, मईशत की बार बार वो बात कर रहे हैं, लेकिन एजेंडा इधर भी कोई वाज़ेह नहीं है। अवामी एजेंडे की जब आप बात करते हैं, अगर हुकूमती सतह पे नहीं है तो यहाँ भी नहीं है। ये आपने दुरुस्त बात कही कि मुआशी प्लान किसी के पास नहीं है, कोई मुतबादल के तौर पर कोई मुआशी प्लान नहीं है। मैंने जैसे आपको पहले कहा कि ये हुक्मरान क्लास है और इस क्लास के पास यहाँ के गरीब आदमियों के लिए, यहाँ के भूखे नंगों के लिए, यहाँ के मेहनत कशों के लिए, यहाँ के किसानों के लिए कोई मुतबादल प्रोग्राम नहीं है। अगर इनके पास मुतबादल प्रोग्राम होता तो ये बताते। मुतबादल प्रोग्राम कोई दे भी नहीं सकता, क्योंकि एक फ्रेमवर्क है जो IMF का है, उसी फ्रेमवर्क में चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे PTI हो या कोई और पार्टी आ जाए,
कोई नई पार्टी भी बना के आप ले आएँ, वो उसी फ्रेमवर्क में मुआशी पॉलिसियाँ बनेंगी। जब उसी फ्रेमवर्क में मुआशी पॉलिसी बनेगी तो फिर काय की बेहतरी होगी और कौन सी बेहतरी होगी? आवाम की तवक्को कोई बेहतरी। मैं समझता हूँ किस बात से तवक्को रखी जाए? मैं ये समझता हूँ कि आवाम को स्ट्रगल करनी पड़ेगी और ये जो एक मौजूदा मुआशी निज़ाम है, इस पे बार बार मैं कहता रहा हूँ और बहुत सारे जो हम माहिर मैशत हैं उनका भी हम जिक्र करते रहें, ये जो मौजूदा पाकिस्तान का मुआशी निज़ाम जिन स्टोन पर खड़ा है ये नहीं चल सकता। ये सरमायादाराना निज़ाम जो है ये नाकाम हो गया है। ये इंसानियत के जो दुख दर्द हैं उनको कम नहीं कर सकता, मुश्किलात बढ़ रही हैं। लिहाजा हमें मुतबादल एक निज़ाम तलाश करना होगा और मुतबादल की तलाश करनी होगी और मुतबादल को मुआशी डिज़ाइन हम कौम के सामने पेश करना होगा। जैसे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब अयूब खान की हुकूमत से बाहर आए तो उन्होंने एक मुतबादल मुआशी प्रोग्राम दिया। तो मैं समझता हूँ इस वक्त मुआशी मुतबादल प्रोग्राम किसी के पास नहीं है, वही कामयाब होगी जमात जो मुतबादल प्रोग्राम देगी। यकीनन आपकी बात बहुत अच्छी है, मगर आप जैसे भुट्टो साहब की मिसाल दे रहे हैं, उस वक्त आलमी तकाज़े भी मुख्तलिफ थे। ज़ाहिर है आज की ग्लोबल विलेज है जब दुनिया, तो उसके दरमियान में अगर आपको रहकर काम करना है और खित्तों ने एक दूसरे से तिजारत करनी है तो उसमें तो ज़ाहिर है जो निज़ाम इस वक्त राइज है आलमी सतह पर उसके साथ चलना होगा ना, काबिल अमल मंसूबा होना चाहिए। अब ज़ाहिर है बहुत सी चीज़ें अब ऑब्सोलीट आलमी सतह पर भी हो चुकी हैं। देखें मैं आपको अर्ज़ करूँ नकी साहब, ये जो आलमी सरमायादाराना निज़ाम है ये पूरी दुनिया में नाकाम हो गया। आपने कोरोना के बाद अमेरिका की हालत देखी, आपने जर्मनी की हालत देखी, और यूरोप में सबसे ज़्यादा जो ताकतवर मुल्क है वो जर्मनी है। आपने जर्मनी की हालत देखी, आपने अमेरिका की हालत देखी, आपने इटली की हालत देखी कि लाशें कहाँ पड़ी हुई थी। मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में इस कोरोना ने जो सरमायादाराना निज़ाम था उसको बेनकाब कर दिया है। सरमायादाराना निज़ाम में अब शक्कत नहीं रही कि वो इंसानियत के दर्द और दुख का कोई हल तलाश कर सके। आलमी सतह पे ये काम होना चाहिए और आप समझते हैं कि इन अपोजिशन जमातों को इन पैरायों पे सोचना चाहिए, ये तो बड़ी आम बात है। अब आपने खित्ते की बात की, आलमी सतह पे बात हो रही है, तो हमारा हमसाया मुल्क अफगानिस्तान जिसका अमन पाकिस्तान के अमन के साथ जुड़ा हुआ है, और आपके इल्म में डॉक्टर अब्दुल्ला साहब ने गुज़िश्ता रोज़ भी बात की, पाकिस्तान में मौजूद थे, उन्होंने बड़ी तारीफ़ की, पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया अदा किया, हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने मसालियाती किरदार अदा किया है और बहुत अहम किरदार अदा किया है। इसके साथ साथ चेयरमैन सेनेट ने भी गुफ्तगू की, आपको पता है शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी गुफ्तगू की है। अब जो बात की गई अब्दुल्ला साहब की जानिब से कि पाकिस्तान ने जो कोशिशें की उसकी तारीफ अपनी जगह, लेकिन हम नए मुस्तकबिल की जानिब बढ़ रहे हैं, तो ये जो इशारा है, ये जो गुफ्तगू है, इससे हम क्या मुराद है? इस वक्त जो खित्ते की हम सियासत की बार बार बात करते हैं और उसमें पाकिस्तान का किरदार और अफगानिस्तान का किरदार बड़ा अहम है। देखिए मैं आपको अर्ज़ करूं कि पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान है इसके दरमियान गलत फहमियाँ बहुत ज़्यादा थी और माजी की जो गलतियाँ थीं जिसकी आज बात भी की गई है, मैं समझता हूँ कि उन गलतियों से हमें सीखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि मुस्तकबिल में ऐसी गलतियाँ ना हों। और पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की कि तालिबान के सारे ग्रुप को एक टेबल पर लेके आए और तमाम उनको अमेरिका से एक मुज़ाकरात कराए, जिसके बाद अमेरिकन फोर्सेस ने वहाँ से वापस जाना है। मैं समझता हूँ कि ये इस मुआहदे पे काम होना चाहिए ताकि पुरअमन अफ़गानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के हक़ में है और पाकिस्तान जो अफ़गानिस्तान की जो लीडरशिप है वो भी और जो अफ़गान अवाम के दिलों में पाकिस्तान के बारे में गलत फहमियाँ हैं वो मेरे ख्याल में अब दूर होनी चाहिए। दोनों मुल्क जो हैं पुरअमन होंगे, दोनों मुल्क खुशहाल होंगे और दोनों मुल्क तरक्की करेंगे। अब मैं समझता हूँ अफ़गान लीडरशिप को भी ये फ़ैसला करना चाहिए कि जंगें बहुत हो गई हैं, 40 साल तक जंगें लड़ते रहे हैं, 2-3 उन्होंने अपनी नस्लें जो हैं वो इसमें झोंक दी हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब उनको भी इससे निकलना चाहिए और वो निकलना भी चाहते हैं। तो सारे ग्रुप जब निकलना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ अफ़गानिस्तान में सबसे पहले बात ये होनी चाहिए जो अफ़गान अवाम जो चाहते हैं, अफ़गानिस्तान की जो लीडरशिप चाहती है, उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक अफ़गानिस्तान का मुस्तकबिल तय होना चाहिए। वहाँ कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म की बैरूनी मुदाखलत, चाहे वो अमेरिका की हो चाहे किसी और मुल्क की हो। अफ़गानियों को अपनी किस्मत का फ़ैसला ख़ुद करने देना चाहिए ताकि अफ़गानिस्तान के लोग आगे बढ़ें और वहाँ से मामलात पुरअमन अफ़गानिस्तान की तरफ जाएँ। इसी के लिए पाकिस्तान में सारी कोशिशें की जा रही हैं। अच्छा, अमली तौर पर हमने बड़ी अहम इक़दाम किए, बड़ी कोशिशें की और इस सतह पे हम ले आए हैं अफ़गानिस्तान के मामले को भी। उसमें हमने ज़ाहिर है उसमें हमारे बार बार हम ये बात करते हैं कि हमारे अपने मफादात भी उससे वाबस्ता हैं। लेकिन जब हम ब्लॉक्स की बात करते हैं, जब हम खित्तों की सियासत की बात करते हैं, उनकी तरक्की की बात करते हैं, और जाहिर है ये जो कुछ हो रहा है ये अमेरिका भी चाहता है कि उसका विड्रॉल हो जाए, तो मुस्तकबिल के हवाले से क्या खतूत देख रहे हैं आप? देखिए मैं आपको अर्ज़ करूं कि अगर अफ़गानिस्तान में अमन हो जाता है और अफ़गानिस्तान जो है वो तरक्की की राह पर
चल निकलता है। एक बात तो मैं आपको बता दूं नकी साहब कि ऐसा नहीं है कि वहाँ से सारी अमेरिकन फोर्सेस चली जाएंगी, ये तो नामुमकिन है बात। वहाँ कुछ ना कुछ फोर्सेस ज़रूर रहेंगी और वो वहाँ रहकर अपने अफ़गानिस्तान में जो अमेरिका के मफादात हैं उनका भी वो तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, जो ख़ित्ते के उनके मफादात हैं वो उन पर भी नज़र रखेंगे। सारी फोर्सेस तो नहीं जाएंगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ जो फोर्सेस वहाँ चली जाएंगी और उसके बाद जो अफ़गान अवाम हैं वो अगर आपस में उनके तसादम नहीं होते और इस तरह जिनकी बातचीत चल रही है और मामला आगे बढ़ रहे हैं और अगर तालिबान भी सीज़ फायर पर आमादा हो जाते हैं और वो किसी किस्म का तसादम नहीं करते, तो इस बात का इम्कानात बहुत ज़्यादा मौजूद हैं कि अब अफ़गानिस्तान अमन की तरफ जाएगा। और जब अफ़गानिस्तान अमन की तरफ जाएगा, पाकिस्तान अमन की तरफ जाएगा, तो मैं ये समझता हूँ कि खुशहाली सिर्फ दोनों मुल्कों में नहीं होगी, इस पूरे ख़ित्ते में खुशहाली होगी। आपको पता है हमारे आर्मी चीफ जो हैं वो ये कह चुके हैं कि अब मुल्क तरक्की नहीं करेंगे, ख़ित्ते तरक्की करेंगे। तो हमारी ये कोशिश है कि अफ़गानिस्तान में जो 40 साल की जंग है, इसके जो नुकसानात हैं, जो तबाही हुई है, जो बर्बादी हुई है, अब उसका ख़ात्मा हो और लोग आगे की तरफ चलें। जी अच्छा, ख़ित्ते के तरक्की की जब हम बात करते हैं तो ख़ित्ते में जो मौजूद ममालिक हैं उनके साथ बाहमी रवाबित और सियासी रवाबित, पार्लिमानी रवाबित, तिजारती रवाबित, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जब हम ख़ित्तों की तरक्की की बात करते हैं। और इस ख़ित्ते में मौजूद ममालिक में चाइना भी एग्जिस्ट करता है, इस ख़ित्ते में मौजूद ममालिक में ईरान भी एग्जिस्ट करता है, इस ख़ित्ते में मौजूद ममालिक में रशिया भी एग्जिस्ट करता है, पाकिस्तान का भी अपना एक रोल है, इंडिया भी एग्जिस्ट करता है। अब बात यह है कि इस सूरत हाल में जब अफ़गानिस्तान में इस वक्त अमेरिका जो चाह रहा है कि ये सूरत हाल पैदा हो कि वहाँ पर अमन कायम हो, पाकिस्तान भी ये चाहता है, पाकिस्तान की कोशिश है, तो ये जो एक तासुर है कि अमेरिका तो वहाँ से भी डाल कर जाएगा, तो फिर ख़ित्ते में मौजूद ममालिक के दरमियान में जो सूरत हाल बनेगी, यकीनी तौर पर वो जो ख़ित्ते से बाहर से आए ममालिक के उनके मफादात में नहीं है, तो वो एक टकराव की सूरत हाल माजी में भी ये रही है। इसका खात्मा कैसे मुमकिन? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि ऐसा एक बात तो नहीं है कि अमेरिकन सारी फोर्सेस चली जाएंगी, वहाँ रहेंगी। और दूसरा, आपने देखा होगा कि बहुत तेज़ी से ख़ित्ते में चाइना जो है अपना असर रसूख बढ़ा रहा है। चाइना जो है बहुत बड़ी पैमाने पर सरमायाकारी जो है वो ईरान करने जा रहा है, चाबहार के हैं, बहुत सारे और प्रोजेक्ट हैं, वो बहुत बड़ी सरमायाकारी है। तो मैं समझता हूँ कि चाइना का असर रसूख जो है वो आपके हमारे यहाँ भी सी पैक बन रहा है, तरक्की की ज़मानत है पाकिस्तान की। बहुत सारे लोग इस पर तनकीद भी करते हैं, अमेरिकन इसको अपनी नुक्ता नज़र से देखते हैं, वो इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चाइना का बड़ा रोल बन रहा है, वो आहिस्ता से आगे बढ़ रहा है। और ये अब जो बदकिस्मती ये हुई इस दौरान कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो इंडिया में इक़्तिदार में आ गए और वो आकर बजाय अमन की बात करने की वो तसादम की बात करते हैं, उन पर जंगी जुनून सवार है। LOC पर आपने देखा है क्या सूरत हाल बनी हुई है। वरना मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमत ने ये कोशिश की है, जैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान से हमारे ताल्लुकात को अच्छे हों, हम कोशिश करते रहे। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारी मिस कॉलें भी दी कि नरेंद्र मोदी से बात हो जाए और मोदी से को भी मुज़ाकरात की टेबल पर लाया जाए और बातचीत की जाए, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ऐसा नहीं हो सका। और फिर जंगी जुनून जो उसके सर पे सवार था, उसने 5 अगस्त को पिछले साल जो दो आर्टिकल्स थे वो ख़त्म किए और कश्मीर को एक पूरी जेल की शक्ल में तब्दील कर दिया और पूरा मुहासरा कर दिया। और ऐसे लग रहा है कि जैसे कश्मीर, मकबूजा कश्मीर जो है वो एक जेल बना हुआ है। लोगों को बहुत मुश्किलात हैं। मैं समझता हूँ कि आलमी दुनिया को उसकी तरफ भी देखना चाहिए और ख़ास तौर पर अमेरिका को देखना चाहिए, क्योंकि हमने अमेरिका के लिए अफ़गानिस्तान में बहुत काम किए हैं। हमने तालिबान को ग्रुप सारे उनके एक टेबल पर लेके आए, उनके मुज़ाकरात कराए। और फिर अभी भी कहीं को मसला होता है तो आपको पता है चंद दिन पहले जो है अफ़गानिस्तान से तालिबान का एक डेलीगेशन आया हुआ था, उनसे पाकिस्तान ने मुज़ाकरात किया। अब अब्दुल्ला साहब, डॉक्टर अब्दुल्ला साहब आए हुए हैं, उनसे बातचीत की जा रही है, उन्होंने पाकिस्तान की बहुत तारीफ़ भी की। तो मैं समझता हूँ मामला आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले वक्त, आने वाले दिनों में ख़ित्ते में जो है वो सूरत हाल और बेहतर होती जाएगी, ख़ित्ता मुआशी तरक्की भी करेगा और लोगों की जो मुश्किलात हैं वो कम होंगी। अच्छा, इंटरनल जब हम बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है जब वो खुद बैठकर फैसला करेंगे तो एक खुद मुख्तार हुकूमत का वजूद सामने आएगा, फिर वो डिक्टेशन वाली बात नहीं रहेगी। और उस सूरत में ही ज़ाहिर है ख़ित्ते का एक अहम मुल्क जो है वो ख़ित्ते के साथ भी चलेगा। अब सवाल ये है कि इस वक्त आप क्या देख रहे हैं अफ़गानिस्तान के इंटरनल दाखिली जो मामलात हैं, और जो एक टेबल पे भी आए थे, मामला कैदियों का चल रहा था। इस वक्त अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है वो उस मामले पर डटी हुई थी, हमने इस पर कई बार गुफ्तगू भी की है। क्या आप समझते हैं कि अब वो मौका आ गया है जिस मौके का जिक्र डॉक्टर अब्दुल्ला कर रहे हैं कि मैं एक नए मुस्तकबिल के मौके पर पाकिस्तान का दौरा कर रहा हूँ, तो क्या ये समझा जाए वहाँ से ये पैगाम सामने आया है कि इंटरनल मामलात जो हैं वो हल के करीब है?
देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं, जो आपने अफ़गानिस्तान के अंदरूनी मामलात का जिक्र किया, नकी साहब, बात यह है कि ऐसा तो नहीं होगा कि ये कोई बिजली का स्विच तो नहीं है कि आप उसको ऑन करेंगे तो लाइट आ जाएगी। 40 साल से वो कौम हालत जंग में थी और बहुत मुश्किलात हालात उन्होंने देखे, वहाँ मुख्तलिफ वारलाट बने हुए हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, तो उनको यकीनन हल करने के लिए बहुत टाइम चाहिए। वो ऐसा नहीं होगा कि आप कहेंगे कि जी कल ही जो है कोई अमन हो जाएगा, कल ही खुशहाली आ जाएगी, कल ही सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। मैं ये समझता हूँ ये उसकी तरफ एक पहला कदम है और ये पहला कदम ही आगे बढ़ेगा और उम्मीद है कि हम अपनी मंजिल हासिल करेंगे। ना सिर्फ हम मंजिल हासिल करेंगे बल्कि अफ़गान अवाम जो हैं वो भी अपनी मंजिल हासिल करेंगे। उसकी वजह ये है कि अब अमन के अलावा और कोई चारा नहीं है। बिल्कुल, बहुत जंग हो गई, बहुत खित्ते में जो है वो शहादतें हो गई, बहुत लोगों की जानें चली गई। तो अब मैं समझता हूँ कि उनको भी ये एहसास हो गया है और पूरी आलमी दुनिया को भी एहसास हो गया है। और ट्रंप जो है, आपको पता है उनका मिजाज नहीं है जंगों वाला। हमने उनके जो एडवाइज़र हैं सीजे ताड़ल, उनका इंटरव्यू किया था तो उन्होंने ये कहा कि देखें जी, ट्रंप तो कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में जंगें कम हों, अमेरिकन जंगें ना लड़ें। तो मैं ये समझता हूँ कि अब उनको भी समझ आ गई है कि वो आगे बढ़ा रहे हैं और अगर यही पॉलिसी जारी रही तो इस बात के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं कि जो अफ़गानिस्तान है वो सिर्फ अमन होगा बल्कि दुनिया के और बहुत सारे ममालिक में अमन होगा। आपने देखा होगा फ़लस्तीन का मसला जो है वो हल तो नहीं हो रहा, लेकिन बहुत सारे हमारे अरब दोस्त जो हैं वो इजराइल को तस्लीम करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक दुनिया में तब्दीलियाँ तो आ रही हैं जी। ठीक है, दुनिया में तब्दीलियाँ, उसके असरात पाकिस्तान पर और इस खित्ते पर भी पड़ रहे हैं। वक्त चूँकि प्रोग्राम का ख़त्म हो गया है, नाज़रीन, यकीनी तौर पर ये उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में अगर खित्ते में अमन कायम होता है, बिलखुसूस अफ़गानिस्तान का अमन जो है वो इस खित्ते के अमन की ज़मानत है, तो सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामज़न हो सकती है। और ये जो शिफ्ट ऑफ पावर की बात की जा रही है या बात करते हैं पोल्स की, तो उसमें पाकिस्तान का किरदार मुस्तकबिल में बहुत अहम होगा और हमें हुकूमती सतह पर इन मामलात को संजीदा तौर पर लेना होगा। एतजाज़ नकी और सजाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you.